आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया जो इसको आप इतना डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा एरिया बॉर्डर शेयर करता है, स्ट्रैटेजिक एरिया, और खूबसूरती अगर कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की चपेट में रहा है। नागालैंड के आज हम इतिहास को जानेंगे, नागालैंड की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अभी ये इमीडिएट कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नागालैंड में दो खबर है मेरे पास। एक तो इस्साक मुहिवा, जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCNIM, जिनके साथ 2 बार सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये कहा है, उनके लीडर से कह रहे हैं कि भाई हम फिर से हथियार उठा लेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। 2015 में 2015 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें साफ साफ ये बातें मेंशन थी कि अलग संविधान और अलग फ्लैग। लेकिन भाई ये कैसे एक्सेप्टेबल है? बट चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया, लेकिन अब उस चीज पे केंद्र सरकार नहीं मान रही है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस समझौते का सम्मान नहीं कर रही है। तो इसमें वही है कि हमको संविधान, अलग संविधान बनाना था और अलग झंडा भी। तो मुइवा का यह कहना है कि केंद्र की तरफ से समझौता के पालन नहीं किए जाने की वजह से हिंसक संघर्ष शुरू हो सकता है। और यह पहली बार नहीं है जब इस्साक मुहिवा, मतलब जो मुहिवा है मेन लीडर थपलांग मुहिवा, वो ऐसी धमकी दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि 1997 से लेकर 2024 तक, क्या आप विश्वास करेंगे कितनी बार बातचीत हुई है? कितनी बार हुई होगी? 600 बार, 600 से ज्यादा बार बातचीत हो, इतनी ज्यादा बार बातचीत हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा है। फिर एक खबर ये आई कि ENPO, जो यहां का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने ये साफ साफ बोला है कि हमको ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमको अलग चाहिए। इसमें मौन हो गया, लोंगडेंग हो गया, ट्विनसांग हो गया, नोकलैक हो गया, ठीक है, किफिरे हो गया, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ये अलग होना है। एक अलग नागालैंड बनाइए इसमें से, हम नहीं जानते, हमको चाहिए अलग ग्रुप। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को काट के एक अलग नागालैंड हमको चाहिए, दैट्स इट। तो ये और बड़ी बात। तो ये 2 खबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और नागालैंड का इतिहास क्या है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट आपका लूंगा। जो चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स है दोस्तों, इसको आप अवेल करें, कर सकते हैं अगर ये शानदार कंटेंट, स्पिरिचुअल विजडम, दुनिया को कैसे जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मात्र 300 रुपए का है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। 700 के करीब वर्सेज मैं आपको बताऊंगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कोई एप्पल यूज कर रहा है तो उसका भी एप्पल स्टोर पे भी हमारा ऐप है, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये सब शुरू कब से हुआ, नागालैंड में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों बहुत पहले ब्रिटिश राज्य से। सबसे ज्यादा सोर्सेज हमको ब्रिटिश शासन काल में ही देखने को मिलते हैं। वैसे तो अहोम किंगडम ने पूरे आसाम पर राज किया। मुगल ने इतनी बार वहां पे अटैक किया, कुछ नहीं, नॉर्थ ईस्ट अहोम के पास रहा, ठीक है ना, और कुछ नहीं उखाड़ पाए वो। लेकिन नागालैंड, यहां की जो ट्राइब्स थी ना, कहते हैं कि 50 से ऊपर एक समय ट्राइब हुआ करती थी। ये नॉन होमोजीनियस ग्रुप है, अलग अलग ट्राइब रही है यहाँ पे, हेट्रोजीनियस, मतलब बहुत सारी ट्राइब एक साथ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पे इतनी सारी ट्राइब्स रही होंगी, ठीक है भाई, बहुत सारी ट्राइब उधर जो भारत के ऊपर मंगोलिया साइड, उधर से काफी लोगों ने माइग्रेट किया इधर साइड। तो जो इतनी ज्यादा ट्राइब रहेंगी तो उनके अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग होगा उनका, राइट। मणिपुर में अभी आप कंडीशन देख ही रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ कि इनका कल्चर और सब कुछ अलग था, ठीक है। तो नागालैंड कोशिश करने के बावजूद, ये वॉरियर मेंटालिटी के लोग हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो लोग हैं ना, इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो कितनी बार कोशिश कर ली अहोम किंगडम में, बट इनका पूरा कंट्रोल रहा ही नहीं इनके पास। ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश ने भी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लात मार के इनको भगा दिया। लेकिन दोस्तों चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं, गड़बड़ होने वाली थी। कब गड़बड़ हुई? जब एंग्लो बर्मीज वॉर होता है। देखिए बर्मा, जब बर्मन यहां पे राज का शासन था पूरे बर्मा में, तो उसने इस एरिया पे, नॉर्थ ईस्ट पे अटैक किया और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया उनके कब्जे में आ गया 1818 में। इसके बाद अगले 6 सालों तक हालत बहुत ज्यादा खराब रही, क्योंकि बहुत ज्यादा कत्लेआम, प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें हुई। ब्रिटिश ने हेल्प की। एंग्लो बर्मीज वॉर होता है 1824 से लेकर 1826 तक। ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन होती है, ये इसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कर चुका हूं। तो ये पूरा का पूरा एरिया वापस
आजाद और ब्रिटिश ने कंट्रोल जमाया। लेकिन आपको बता दूं, इतना कुछ होने के बावजूद नागालैंड को उस समय नागा हिल्स बोला जाता था। पहली बार ब्रिटिश को पता चला कि यह एरिया एग्जिस्ट करता है, चाय के बागान है यहां पे, जबरदस्त हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो ब्रिटिश ने यह दिमाग लगाया। अब हम ये देखते हैं कि यहां पे ट्रीटी ऑफ यंदाबू के बाद ये पूरे एरिया का एक्सेस जब ब्रिटिशर को मिला तो उन्होंने कहा कि चलो इसको कमर्शियली यूटिलाइज करते हैं, यहां से उगाते हैं, बेचते हैं, फिर खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब जहां पे जो भाई पिछले 600 सालों से नागाज आजाद रहे थे, यहां की ट्राइब्स आजाद रही थी, ब्रिटिशर एक ऑफिसर 100 सोल्जर्स के साथ गए, उनको बोला चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। 1840 तक दोस्तों हालत इतनी खराब थी, इतने सैनिक अभियान, 10 के करीब सैनिक अभियान किए ब्रिटिशर ने, लेकिन ये जीत ही नहीं पाए नागालैंड, ये जो यहां पे ट्राइब्स थी। मतलब इन्होंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं हो सकता। ये एक्चुअली एक पूरी रोड बनाना चाहते थे, मणिपुर से और होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में घुसना चाहते थे, और यहां पे जो चाय के बागान थे उससे खूब पैसा कमाना चाहते थे। बट यहां की ट्राइब्स ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। बोला कि बेटा तुमने हमारी मदद क्या की है, तो हम दूसरों को नहीं घुसने दिए, तुमको क्या घुसने देंगे, तुम निकलो, देखो जो फूकना है फूको। इसी दौरान 1840 के ही दौरान मिशनरीज आना शुरू हो गई यहां पे। सिंपल सा भाई ब्रिटिश का यह था कि इनकी समाज में ही फूट डाल दो, अंदर से ही मोल्ड कर दो, चीजें हटा दो, कंट्रोल में आ जाएंगी। बहुत बार कोशिश की, कई ऑफिसर्स गए कि नागाज से बात की जाए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि तुमसे बात नहीं होगी, और लड़ना है तो लड़ लो, कोई बात नहीं। फिर दोस्तों फाइनली यहां पे अब देखिए ब्रिटिश ज्यादा एडवांस्ड थे, जो ट्राइब्स हैं वो लाठी डंडों से, तीर कमान से, कब तक आप राइफल्स का मुकाबला, तोप का मुकाबला तो कर नहीं सकते। तो ऐसे करते करते ब्रिटिशर आगे बढ़ते गए और 1878 में आज की जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, उसको हेडक्वार्टर बनाया। वहां से फिर एक दूसरा फेज शुरू होता है 1878 से लेकर 1892 तक, जब धीमे धीमे ब्रिटिश ने कंट्रोल लेना शुरू किया। आज जो ये यहां पे ये वाला एरिया को छोड़ के, ठीक है, 1890s जब आया 18 तो इंसान ये खाली हिल एरिया, इसको छोड़ के पूरा नागालैंड ब्रिटिश के कब्जे में आ गया, और 1892 तक तो ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल जमा लिया नागालैंड के ऊपर। तो 1892 आते आते ब्रिटिशर ने नागालैंड के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर दिया। अब कंट्रोल हो गया, इधर पैरेलली मिशनरीज अपना काम कर रही हैं, ठीक है, पैरेलली, और इसमें संघर्ष हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नागाज जो है, ट्राइब्स जो है वो, लेकिन याद रखिएगा ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर को पता था कि हमको एहतियात बरतना है। इसी दौरान क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलने लगी 1892 के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर तो सब कुछ यूज करना चाहते थे, इन्होंने इनके राइट्स खत्म कर दिए, जो ये चाहते थे सब कुछ, इनके धीमे धीमे राइट्स, ये कंट्रोल, पैसे को लेकर नया मॉनेटरी सिस्टम लेके आए, टैक्सेस लगाए इनके ऊपर, खत्म कर दिए। लेकिन फिर भी उनको पता था कि विद्रोह होगा, विद्रोह रोकना है तो इनको सहायता तो देनी है। ये एक्सक्लूडेड एरियाज ही था, ब्रिटिश ने बोला कि इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर इसको खूब पैसा कमा रहे थे। ये पूरा का पूरा चीजें हुई, और मिशनरीज जो है वो लगातार, क्रिश्चियनिटी जो है भाई, इंग्लिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्रिश्चियनिटी ज्यादातर लोग, तो ट्राइब्स में फिर क्रिश्चियनिटी फैली, ठीक है। तो ये कुछ हुआ। फिर यहां पे वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है, तब यहां पे नागाज को होश आया कि अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। होश क्या आया, यहां पे नागाज को ये पता चला कि देखिए हम आजादी के लिए क्यों लड़े, हम भारत के लिए क्यों लड़े, हमारा एरिया तो हमेशा से ही आजाद रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर ने इन लोगों को भी बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 में तुम भी लड़ो। तब यहां पे सबसे बड़ा 1918 में नागा क्लब की स्थापना की गई, और इसमें यही रहा कि हमारे राइट्स को रिस्टोर किया जाए, वरना ऐसे काम चलेगा नहीं, हमारे टैक्सेस खत्म किए जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां की जमीन एग्रीकल्चरल के लिए फेवरेबल ही नहीं है, तो हम कहां से आपको टैक्सेस देंगे, लगान नहीं देगा हम। ये सब कुछ हुआ, कहानी आगे बढ़ती है। 1935 का ब्रिटिश ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे बड़ा, ये आज का जो संविधान है उसका ब्लूप्रिंट 1935 में आ गया। अब वहां पे नागा, ये जो हिल है ना, ये पूरे एरिया को एक्सक्लूडेड एरिया था कि भैया इस पे हम, ये एक्सक्लूडेड ही है, यहां पे कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। बाकी प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स तो बाद में देखी गई, वो ठीक है, लेकिन यहां पे हम नहीं करेंगे, ये दूरी है हम। तो भाई ये नागाज में ना हमेशा सही रहा कि हम भारत का कभी हिस्सा है ही नहीं। अब जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भाई बैटल ऑफ कोहिमा जो 1944 में लड़ी गई, जापान जो यहां पे पूरी एक दीवार बनाना चाह रहा था, नागाज ने मार भगाया, बहुत लोग मारे गए, जापान अंदर नहीं। जापान की इसी हार, जो जापान हारा भाई, हालत खराब हो गई यहां पे। बैटल ऑफ कोहिमा ने 1944 में पूरा रुख ही बदल दिया, घुस नहीं पाए जापानी यहां पे, इतने बहादुर थे नागाज। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। अब
इधर भारत है, कांग्रेस, उधर मुस्लिम लीग, इधर ब्रिटिश। नागाज ने बोला तुम अपना खेल खेलते रहो, तुमको जो चाहिए, हम तो अलग होंगे। तो यहां पे अंगामी फीजो, उनकी किताब मैंने पढ़ी, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन हाँ 70% मैंने कंप्लीट की थी। तो भाई अंगामी फीजो ने नेशनल क्लब की, एनएनसी की, नागालैंड नेशनल क्लब की स्थापना की। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, काउंसिल की स्थापना की, नागालैंड नेशनल काउंसिल की, एनएनसी 1946। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से चीजें एकदम बदल गई। देखिए जैसे कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, यहां पे भी वही था। अब भाई एक्सट्रीमिस्ट से क्या, वो तो बोलेंगे कि हमको अलग ही नागालैंड चाहिए, तो ग्रेटर नागालैंड की बात हुई यहां पे। अंगामी फीजो कहने लगे कि भैया हमको अलग ही नागालैंड चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, भारत ने बोला तुमसे बात नहीं करेंगे, कांग्रेस ने बोला हम तुमसे बात करेंगे। मॉडरेट लीडर से बात करनी शुरू की गई, और मॉडरेट लीडर चाहते थे हमको ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दीजिए आप, हमको प्रॉपर नागालैंड, ठीक है कोई बात नहीं, हमको अलग अच्छा ग्रेटर नागालैंड। अभी अगर बात करते हैं तो नागालैंड के पास लगभग 16,500 स्क्वायर फीट का एरिया है, पूरा इतना बड़ा एरिया है इनके पास स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन अगर ग्रेटर नागालैंड की बात करें तो यही 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाता, मतलब पूरा ही पूरा एक तरीके से। इसमें आपका आसाम आ गया, मणिपुर आ गया, म्यांमार आ गया, मिजोरम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। क्योंकि नागालैंड देखोगे तो इन सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो जहां जहां नागास रहते हैं वहां वहां सब कुछ हमारा है, ये पूरा का पूरा। और यही चाहते थे आपके अंगामी फीजो। तो अंगामी फीजो ने साफ साफ बोला कि भैया या तो इस पार या उस पार। अब दोस्तों बातचीत हुई, लेकिन 14 अगस्त 1947 में अंगामी फीजो ने कहा कि हम आजाद हैं। यहां पे नागालैंड सरकार की स्थापना कर दी गई और नागालैंड को आजाद घोषित कर दिया 15 अगस्त 1947 में। किसी ने पार्ट नहीं लिया था, कोई भी जो सेलिब्रेशन हुए थे ना, बोला कि हम भारत के साथ है ही नहीं, ये हमारी आजादी थोड़ी ना है। ये सेंटिमेंट जो है वो आया। अब दोस्तों इसके बाद और ज्यादा स्ट्रगल जो है वो शुरू होता है सरकार और, क्योंकि यहां पे 1952 आते आते एक रेफरेंडम कराया गया। 1990 दो चीजें हुई, एक तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि अलग नागालैंड, और उसके बाद इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया 1952। और अभी भी यही हुआ है दोस्तों, अभी जो इलेक्शन हुए ना, वोट नहीं किया यहां पे, यही इसीलिए बड़ी चिंता की बात है। यहां जो 6 डिस्ट्रिक्ट अलग मांग रहे हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया। 60 सीटें हैं, इंडिया की सरकार है, और ये 1952 में इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था कि हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। और साथ ही साथ यहां पे नागालैंड को भी आजाद घोषित कर दिया सब, प्लस ये बोला कि अब नागालैंड की एक फेडरल आर्मी है। अंगामी फीजो ने यह तक डिक्लेयर कर दिया। तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल एक शुरू हो गई तगड़ी सी। 1958 आते आते यहां पे आसपा लगा दिया गया। फीजो जो है भाई फेडरल गवर्नमेंट स्थापित की, लेकिन आप सरकार से तो लड़ नहीं पाओगे। उसके बाद फीजो जो है वो रातों रात भागे बाहर, लंदन भाग गए वो ईस्ट पाकिस्तान से होके। और उसके बाद फिर भारत सरकार, जब आसपा के बाद काफी ज्यादा 1400 के करीब लोगों की जाने गई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई। आपको बता दूं कि देखिए फेडरल आर्मी जब नागालैंड की बनाई गई, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ने तो बहुत ज्यादा हमले भी हुए सरकारों पर। मतलब कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जो सरकारी नुमाइंदे उन तक को जिंदा जला दिया, हालत इतनी खराब थी, चीजें हुई। और उसके बाद फाइनली ये हुआ, एनएनसी एनपीसी बनी, नेशनल पीपल्स काउंसिल बना। ठीक है, तो सबसे पहले बना नागा क्लब 1918 में, फिर एनएनसी, देन उसके बाद एनपीसी, और अब बनेगा एनएससीएन। ठीक है ना, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा ग्रुप यही है। तो क्या हुआ कि फिर एनपीसी बनी और फाइनली 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य बनाया गया। नागालैंड फाइनली वाज मेड ए स्टेट। और उसके बाद फिर सब खुश, लेकिन इतना आसान था ही ना कि स्ट्रगल ज्यादा रहा। अंगामी फीजो जो है वो बाहर से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो स्ट्रगल काफी ज्यादा रहा। फिर 1975 में हम देखते शिलोंग अकॉर्ड साइन होते हैं। अब शिलोंग अकॉर्ड में यहां पे जो इस्साक मुहिवा और जो एसएस खपलांग, ये लीडर्स ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इस अकॉर्ड में है ही क्या, इस अकॉर्ड में कुछ नहीं है। इस अकॉर्ड में एक तरीके से आपने हमको बंदी बनाया है। 1980 में, फिर उसके बाद 1980 में एनएससीएन की स्थापना होती है। लेकिन अब वही प्रॉब्लम है कि भाई इतने सारे ट्राइब्स हैं, आप सबके राइट्स कैसे एश्योर करोगे। तो 1988 में ये ग्रुप जो है वो स्प्लिट हो गया। एक रहा एनएससीएन खपलांग के एसएस खपलांग वाला, और एक रहा एनएससीएन। मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं कि जब 1988 आया तो एक एनएससीएन ग्रुप बना 1980s में, लेकिन ये 1988 में स्प्लिट हुआ। तो एक तो एनएससीएन के रहा और एक एनएससीएन आईएम रहा। अब जो इस्साक मुहिवा ग्रुप था वो भारत सरकार के लिए बात करने के लिए तैयार था
क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन खपलांग अभी भी कि नहीं नहीं आजाद। तो भारत ने क्या बोला कि हम ज्यादा मॉडरेट लीडर्स के साथ जाएंगे। तो इस्हाक मुहिबा आईएम ग्रुप के साथ भारत ने फिर फाइनली 1997 में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया, 9 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसमें ये बात मानी गई कि जो आप चाह रहे हैं हम आपको वो देंगे। 371A में ऑलरेडी आपको पता है कि नागालैंड आता है। इसी दौरान दोस्तों हम ये देखते हैं कि 1995 में पीवी नरसिम्हा राव, 1997 में देवे गौड़ा, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गए और 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी गए। तो एक तरीके से टूरिज्म 1997 से आना शुरू हुआ। लोग जो है वो नागालैंड, इंसर्जेंसी कम होती हुई शुरू हुई क्योंकि NSCN की हर कोई सुनता था। ठीक है, अब 2010 आता है तो यहां पे 6 डिस्ट्रिक्ट की बात मनमोहन सरकार और ENPO ने कहा कि 6 डिस्ट्रिक्ट अलग होंगे, यानी कि नागालैंड से ही ये अलग होगा। ठीक है, मतलब नागालैंड ही टूटेगा अलग। 2015 आता है, ऐतिहासिक एग्रीमेंट होता है। यहां पे नागालैंड मानिक NSCN IM, मोदी सरकार, एन रवि एक एग्रीमेंट जो है वो करते हैं NSCN IM, दूसरा बहुत बड़ा एग्रीमेंट कि हम सारी बातें मानेंगे, आपको भी सारी बातें माननी पड़ेगी, बस हमारा अलग संविधान होगा और अलग जो है वो फ्लैग होगा। अब बातचीत आगे चलती है। हम ये देखते हैं कि हिंसा काफी हद तक रुक गई, लेकिन फिर से 2021 में अटैक हुआ इंडियन आर्मी पे। और यहां पे इस समय अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी बातें मानी नहीं रही है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब इंडियन गवर्नमेंट देखिए, कहीं पे भी अगर आप एक फेडरेशन का हिस्सा हो तो कहां से हम आपको अलग संविधान, अलग। भाई जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अंगामी फीसो महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी ने एश्योर किया कि हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आजादी नहीं दे सकते, चाइना है ना बगल में, चाइना ने तिब्बत कल को नागालैंड को कर लेगा, आप आजाद रह ही नहीं सकते। आपको लग रहा है लेकिन ये नामुमकिन है। आपको एक बड़े, कहते ना कि अगर आप अलग रहोगे तो पिस जाओगे, तो आपको एक बड़े लोगों का, बड़े ग्रुप का साथ चाहिए ही चाहिए। तो कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और हमेशा से आप ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे हो और हमेशा से आप इस एरिया का ही हिस्सा रहे हो, तो कैसे कर देंगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए अभी ये 2 पॉइंट, एक तो इस्हाक मुहिबा ये कह रहे हैं, मतलब जो NSCN IM ग्रुप है वो ये कह रहा है, मुहिबा ये कह रहे हैं कि भाई हम हथियार उठा लेंगे, ये गलत है, उग्रवाद दोबारा से पनप सकता है। और अभी पिछले 2 सालों में ये चीजें हुई और उसके बाद जो 6 डिस्ट्रिक्ट अलग करने की मांग हो रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो अलग करने की मांग है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इलेक्शन में वोट ना करने काफी ज्यादा चिंताजनक है। अब बात सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप बैठाएं। मेरे ख्याल में, मेरा ऐसा मानना है कि अलग संविधान और अलग फ्लैग तो किसी हाल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा दिक्कत, कश्मीर की हालत आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से हुई थी प्रॉब्लम क्रिएट, और वो बहुत लंबे समय तक लगी। ऑटोनॉमी दे दीजिए आप। यही सरकार कह रही है कि देखिए अलग राज्य, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर अलग राज्य भी बना दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर 6 डिस्ट्रिक्ट काट के अलग बना दे, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत सारी ट्राइब्स है। लेकिन सरकार का यह मानना है कि हम आपको और ज्यादा राइट्स दे देंगे, आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे जो आपको चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये भी कर सकती है सरकार, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्यों, अभी तो वहां पे पूरी बीजेपी की, एनडीए की, बीजेपी के पास तो खाली 12 सीट है, एनडीए सारे ग्रुप ने यहीं पे ज्वाइन किया है। पर इलेक्शन में वोट ना करना ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ये पता क्या दिखाता है, अगर इलेक्शन में बॉयकॉट होता है, आपको लग रहा होगा बढ़िया है, मनचाहा लीडर आ गया। बेटा नहीं, मनचाहा लीडर कैसे, मान लीजिए सिद्धांत अग्निहोत्री खड़े हैं, आप बोलेंगे कि अरे ठीक तो है, सिद्धांत अग्निहोत्री की सरकार आ गई, किसी ने वोट किया ही नहीं। यार सरकार सरकार लोगों के लिए होती है, और जब लोग ही वोट नहीं करेंगे इसका मतलब पता है क्या है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं तुम में, और लोग बाद में विद्रोह कर सकते हैं। जब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग धरने पे बैठ गए, तो मुझे इस्तीफा देना ही पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। तो बात इतनी सी है कि यहां दिक्कत हो सकती है कि अगर लोगों को इलेक्शन में वोट नहीं दे रहे, और यही 1952 में इलेक्शन में वोट नहीं दिया था यहां के लोगों ने। तो इसीलिए सरकार को मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ध्यान से सोचना चाहिए। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।